कमरे में अंधेरा था और फूलों की महक फैली थी। सुर्ख गुलाबों पे वो बैठी कांप रही थी। इसका दिल बेहद मुंतशिर था। इसने नहीं सोचा था कि ये सब होगा और यूं अचानक होगा, कि वो जब तक संभलेगी बात हाथ से निकल जाएगी। उसने घुटनों को मोड़कर अपने पेट से लगा रखा था। वो रूसी लिबास में मलबूस नहीं थी। सादे से सफ़ेद फ्रॉक में ही इसको रुखसत करवाया गया था। इसके चेहरे पर कामदार दुपट्टा नहीं डाला था। शफून का दुपट्टा था, जिसके पार आंखों में नमी साफ करके देखा जाए तो मंजर साफ दिखाई देगा। लेकिन वो इस हालत में भी ना थी कि अपने आंसू पोंछ सके या इस बेड से उठकर कहीं आगे चली जाए, जहाँ पर इन फूलों की महक ना आए, इस मर्द की खुशबू ना आए जिसके कमरे में वो इस वक्त मौजूद है, जिसे इसने किया कुछ नहीं कहा। इसे अब अपने हर लफ्ज़ की संगीनी का एहसास हो रहा था। इस मर्द की आंखें निकाह के वक्त किसी सुर्ख खून छलकती सी थीं। वो इसे सपाट चेहरे से देख रहा था। आंखें साक़त थीं, इनमें ना चमक थी और ना मोहब्बत जैसी बेवकूफ़ी। वो आंखें खाली थीं, पत्थर की बनी हुई। एक अनमोल पत्थर से तराशी वो खूबसूरत आंखें इस पे जमी इसे इस बात का एहसास करवा रही थी कि वो अब इसके नाम लग चुकी है। फरार के सारे रास्ते ख़त्म हुए, अब भागने का मौका है ना रास्ता। तुम मोहब्बत से मान जाओ, मुझे तुम्हें तकलीफ देना अच्छा नहीं लगेगा। वो मनहूर सा गंभीर लहजा इसके समातों से टकरा रहा था और इसके वजूद पर बार बार मरने से पहले जैसी कैफियत तारी हो रही थी। तभी कमरे में दरवाज़ा खुला और फारिस चौधरी कमरे में दाखिल हुआ। इसके कदमों की धमक से अपने दिल पर पड़ती महसूस हुई। वो इसके करीब आने से मज़ीद सिमट गई, सख्ती से आंखें मींच लीं, लबों को आपस में पेवस्त कर लिया। आंखों में ठहरी कई देर की नमी अब फिसल कर गालों से होती ठोड़ी तक आ जाती कि फारिस चौधरी ने इसकी खूनी को बेदर्दी से दबोचा और एक झटके से इसे अपने मुकाबिल किया। वो लड़खड़ा कर इसके सीने से टकराई और वो इसके कान के लो से लब मस करके बोला, तुमने कहा था कि तुम मुझ जैसे लोगों को अपना नौकर भी नहीं रखती। मनहूर गंभीर लहजे के वजूद से उड़ती खुशबू अनाया कदम घोटने लगी थी। वो इसकी हिसार में अब ऐसे मचल रही थी जैसे जाल में मछली होती है। मेरे करीब मत आना, मैं शोर मचा दूंगी। मुझसे दूर रहो। लहजे की लर्जिश को संभाल कर वो बोली थी। इसने फारिस के सीने पर हथेलियां जमाई और इससे दूर होने लगी, लेकिन नाकाम रही। वो इस पहाड़ जैसे मर्द के सामने चिड़िया जैसी हैसियत रखती थी। वो जितनी शिद्दत से इससे दूर होना चाह रही थी, फारिस इतनी ही शिद्दत से इसे अपने करीब कर रहा था। करो शोर, बुलाओ सबको, लेकिन फिर सबको क्या कहोगी कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारा रेप कर रहा हूँ। इसने कहकर सर ना में हिलाया और इसका दुपट्टा खींचकर इसके चेहरे को आया किया। डरी सहमी आंखों में झांक कर वो बेरहमी से बोला, शौहर हूँ तुम्हारा, अपना हक वसूल कर रहा हूँ। इस बात की इजाज़त है मेरे पास कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। इसने कहकर इसकी शर्ट को खींचा। अनाया मज़ाहमत न कर सकी, लेकिन फिर फारिस ठहर गया। वो एकदम से झुका, अपनी उंगलियों को और से वो नीम अंधेरे में दिखाई देने वाले जख्मों को देखने लगा जो अनाया की कमर पर मौजूद थे। इसने ताज्जुब से अनाया का रुख अपनी जानिब किया। वो बस यही कह सका था कि तभी इसने इसी मौमी वाजूद गुड़िया को रोते हुए अपने सीने से लगते देखा। वो इसके सीने से लगी रो रही थी और फारिस को लगा वो सांस भी नहीं ले पाएगी। अनाया की सिसकियाँ फारिस के दिल की धड़कनों से उलझती इसे अजीब ही कैफियत से आशना करवा रही थी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? वो चिल्लाई थी। काली चादर वाली लड़की का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो होटल में अकेली इस मर्द के साथ आना नहीं चाहती थी, लेकिन फारिस फिर इसे सड़क से वही आगे न बढ़ने देता। वो इसका रास्ता रोककर ऐसा खड़ा हो गया था जैसे इसे सुनाई ही ना दे रहा हो कि अनाया इसकी मिन्नतें कर रही है। वो इसे जाने दे। फारिस के चेहरे पर तब भी कोई तासुर नहीं था और अब भी वो इसे बेतासुर चेहरे ही से देख रहा था, जो टेबल पे हथेलियां जमाकर घुटाई थी। इसका नाजुक वजूद इस काली चादर में कैसा हसीन लग रहा था, ये बताने से फारिस चौधरी कासिर था। होटल फारिस के गार्ड्स ने खाली करवा दिया था। अब इन दोनों के अलावा यहाँ
पे कोई और नहीं था। फारिस के गार्ड्स भी बाहर मौजूद थे, तभी वो इसे ऐसे बात करते बर्दाश्त कर रहा था, वरना कोई फारिस चौधरी से ऐसे बात नहीं करता था। बैठकर बात करो, इस अंदाज का हुक्म जताता था। अनाया ने इसे कहा, जाने वाली उंगलियों से देखा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं तुम जैसे इंसान से बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मुझे घर जाना है। वो कहकर अपना बैग दबोच कर उठाती चादर को टेक करके इसकी जानिब उंगली का इशारा करके बोली, अब अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं अपने आगा जान से तुम्हारी शिकायत करूँगी। तुम नहीं जानते वो कौन है और उनका बेटा कितना खतरनाक है। तुम्हारी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी लवाहिकीन को। फारिस इसकी बात पर बेअख्तियार मुस्का दिया। इसने पहली बार इसे यूं मुस्काते देखा। इसकी खामोश तासुरात से ज़्यादा इसकी मुस्कुरान डराती थी। पुरस्कार सी मुस्कान जो बस लबों के किनारों पर थी। वो टांग पर टांग रखे बैठा था। सफ़ेद काटन के सूट में मलबूस घनी शेप और मूंछों वाला मजबूत जिस्मानी जिसामत का मालिक फारिस चौधरी अनायत की बात पर कुछ देर मुस्कुराता, फिर वो बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ कि बैठ जाओ। बैठ कर बात करो और लहजे को नरम रखकर। आखिरी बात से वो शायद इसे तनबिया कर रहा था, लेकिन अनाया इस्ताजिया हंसी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे रोब में आ जाऊंगी? तुम अगर गार्ड्स की फौज लेकर मुझे सड़क पर रोक कर इस बात से डराओगे कि तुम मुझे जाने नहीं दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर जगह तुम्हारी ये यानी बातें मान लूँगी। वहाँ मैं तमाशा बनाना नहीं चाहती थी। और इसकी बात फारिस की कटी हुई, मैं यहाँ तमाशा नहीं बनाना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ बैठ जाओ। बात मान जाते हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाऊँ और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती निकाह कर लूँ। तुम्हें फिर हमेशा के लिए अपने पास रखूँ और फिर तुम देखोगी कि तुम्हारे आगा जान और इनका वो बेटा जो मेरी हड्डियाँ तक गुम कर देगा, मेरे बाल भी बाका नहीं कर सकेंगे। चाहो तो आजमा लो। मत बैठो, मुझे यहाँ से जाकर दिखाओ। इसका लहजा सर्द था और अनाया की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो इसे सुलगती निगाहों से देखने लगी। फारिस ने आंखों से इशारा किया कि अगर वो जाना चाहे तो चली जाए, लेकिन अनाया ना जा सकी। वो धीरे से कुर्सी पर बैठी गई। शाबाश, वो नरमी से बोला। इसने अपने हाथ बढ़ाए और अनाया के हाथ के करीब रखकर वो इसके चेहरे को फिर से देखने लगा। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। इसने बात का सिरा दोबारा से जोड़ा था, लेकिन अनाया ऐसी कोई वही बात सुनना नहीं चाहती थी। मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मैं तुम्हें 10 बार कह चुकी हूँ कि मैं मंगनीशुदा हूँ। हमारे ख़ानदान में तुम जैसे नौकर भी नहीं रखे जाते और तुम मेरे ख्वाब देख रहे हो। वो इसकी इज्जत पर जानबूझकर चोट कर रही थी। वो बस ये चाहती थी कि फारिस इसे यहाँ से जाने दे। इसकी बात पे फारिस के लब भींच गए। इसने आंखों को मींचा और गहरा सांस भरा। तुम मुझे इतनी आसानी से गुस्सा नहीं दिला सकती। वो दोबारा से अनाया को इन्हीं नज़रों से देखने लगा जिनसे पहले देख रहा था। आंखों में गुस्सा कहीं भी नहीं था। तुम एक घटिया इंसान हो, अनाया ने तनकीर से कहा, लेकिन वो खामोश रहा। अनाया के सामने शान बैठे फारिस के वजूद में आंधियाँ चल रही थी। अनाया की बातें इसकी इज्जत नफ्स को झंझोड़ रही थी। अगर सामने कोई और होता तो वो अब तक इसे शूट कर चुका होता, लेकिन अब की बार चौधरी फारिस के सामने महबूब था, और महबूब को तो 100 खून भी माफ़ होते हैं। मुझे दिन बताओ कि मैं तुम्हारे घर कब आऊँ? वो अपनी बात पर मुस्सिर था। अनाया ने दांत कुचकुचाए। तुम बहरे हो या बन रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मेरी मंगनी हुई है। अब कुछ महीनों में मेरी शादी है। मेरा होने वाला शौहर बहुत खतरनाक है। तो मेरी बात मान जाओ। और एक बार फिर इसे अपने कज़न से डराने लगी। इसके आगा जान का बेटा, इसका तायाजाद मंगेतर अबरार आगा, जिससे इसकी बचपन से मंगनी तय थी। चलो ठीक है, तुम फिर मुझे अपनी शादी की तारीख बता दो। जिस दिन मैं भी आऊँगा। अगर तुम्हारे मंगेतर ने मुझे मार दिया तो तुम इसकी, लेकिन अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, और तब ना तुम शोर करोगी और ना इनकार। बताओ, मंजूर है? इसकी बात पर अनाया का मुंह खुल गया। वो इसे आंखें फाड़ देखने लगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुम एक सनकी आदमी हो। तुम्हें मैं क्या लगती हूँ कि क्या मैं कोई ट्रॉफी हूँ जिसे अगर तुमने जीत लिया तो तुम्हारी? अनाया एक बार फिर इससे खड़ी हुई हो गई थी, और अब की बार इसने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ से चली जाएगी।
चाहे ये फारिस चौधरी कुछ भी कर ले। वो अब की बार नहीं रुकी। देखो मिस्टर, अनाया ने चुटकी बजाकर कहा। वो सच में इसे देखने लगा, मुकम्मल तवज्जो से सुनने भी लगा। अब तुम मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आऊँगी, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे अपने रास्ते जुदा कर लो। वो कहकर जाने के लिए पलटी थी। इसने अभी चंद कदम ही उठाए थे कि इससे अपने अकब से आवाज़ आई, मैं तुम्हारी अब शादी में ही आऊँगा, और तुमने से वही निकाह भी करूँगा, और ना ही तब तुम मुझे रोक पाओगी, और ना ही तुम्हारा वो मंगेतर। इसने भी चुटकी बजाकर कहा था। अनाया पलटती पलटती रुक गई। उसे इस शख्स को अब दोबारा नहीं देखना। मरने का शौक है तो आ जाना, मरने का शौक है तो इसलिए आऊँगा। तुम पागल हो। वो दरवाजे की तरफ जा रही थी। अब हो रहा हूँ। फारिस की आवाज़ बुलंद हुई थी। तुम पछताओगे, अपना नुकसान करोगे। इश्क नफा का सौदा है भी नहीं। तुम अगर वहाँ आ गए तो अपनी टांगों पे सलामत जा सकोगे। अनाया चौखट पर रुकी थी। मैं वहाँ अपनी जीत के झंडे गाड़कर पूरी शान से तुम्हें अपने सीने पे तमगे की तरह सजा कर लेकर जाऊंगा। अनाया ने इसकी बात पर गहरा सांस लिया और वहाँ से चली गई। फारिस के चेहरे से हर तासुर गायब हो गया था और सर्द आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। इसे ये खेल जीतना है। अनाया इसकी है और इसी की रहेगी। इसने इस बात का फैसला कर लिया था। अनाया का वो साया बना हुआ था। इनकी पहली मुलाकात कुछ अर्से पहले हुई थी। वो नहीं जानती थी कि फारिस चौधरी कौन है और ये कहाँ से इसके पीछे लग गया है। ये चांद रात की बात है जब वो अपनी कज़न के साथ मार्केट आई हुई थी। चूड़ियों के स्टॉल पर वो खड़ी कलाई में मौजूद सुर्ख चूड़ियों को खनक को सुनती मुस्कुरा रही थी कि तभी इसे एहसास हुआ कि कोई इसके अक़ब में आकर खड़ा हुआ है। वो एकदम से पलटी और फिर साकत रह गई। सुर्ख मनहूस आंखें जिनमें हज़न था और लबों के किनारे बेहद धीमा सा मुस्कुरा रहे थे। फारिस की निगाहें इस पे जमी थीं और घबरा रही थी। ये तुम्हारी कलाई में अच्छी लग रही हैं। इसने गोरी कलाई में मौजूद चूड़ियों की जानिब इशारा करते हुए कहा। इसकी आवाज़ सुनकर अनाया को अजीब सा खौफ महसूस हुआ। वो आहिस्तगी से फारिस को बगैर जवाब दिए वहाँ से जाने लगी। फारिस ने इसकी कलाई थाम ली। मुझे तुमसे बात करनी है। इसका लम्स पाकर वो जैसे कांप गई थी। इसने एक झटके से अपनी कलाई छुड़वाई और एक मोहतात निगाहें चहार जानिब डाली। इसकी कज़न्स इससे दूर किसी और दुकान पे थी। शुक्र उन्होंने नहीं देखा था और बाकी के लोग भी अपनी खरीदारी में मसरूफ थे। अनाया खा जाने वाली निगाहों से फारिस को देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो दबदबा सा चिल्लाई थी। तो फारिस की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे तुमसे बात करनी है। इसने जैसे अनाया की बात को नज़रअंदाज कर दिया। अनाया ने मुठ्ठियाँ भींच लीं। मुझे तुम जैसे लोफर से कोई बात नहीं करनी। अब अगर तुमने मुझे छेड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगे। इसने काटन के बादाम रंग सूट में मलबूस दराज कामत मर्द को वॉर्न किया था। फारिस की मुस्कान इसकी धमकी पे सिमटी थी। तभी अनाया को इसकी कज़न ने आवाज़ दी। वो काँप कर पलटी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? इसकी कज़न ने हैरत से सवाल किया। अनाया ने गर्दन मोड़कर अपने अक़ब में देखा तो इसकी सांस बहाल हो गया। फारिस जा चुका था। इसके अक़ब में कोई भी नहीं था। मैं चूड़ियाँ ले रही थी। ले ली? हाँ जी, इसने कहकर कीमत अदा की और वहाँ से चली गई। इसे लगा कि अब इसकी और फारिस की मुलाकात कभी दोबारा नहीं होगी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जो मर्द इसके सामने से अचानक गायब हो गया था वो इसका साया बनकर इसके पीछे पीछे है। पहले पहल तो इसे लगा कि इसका महज वहम है कि इसे हर तरफ वही मर्द दिखाई देता है जो इसे चांद रात को मिला था। कॉलेज जाते वक्त वापसी पर कभी वो मार्केट चली जाती तो वहाँ भी हर तरफ जैसे वही वो पहला था। इसने चंद दिन तो खुद को वहम है कहकर तसल्ली दी, लेकिन जब हर रोज़ का काम हो गया कि फारिस हर जगह दिखाई देने लगा जहाँ पे अनाया जाती थी, तो अनाया का माथा खटकने लगा। ये इत्तेफाक नहीं है। इसके दिल की किसी कोशिश से यह सदा बुलंद हुई थी। इसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। फिर एक बार फारिस ने इसे कॉलेज से आगे सुनसान सी सड़क पर रोक लिया।
عنایا تب بھی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن فارس کی بات نے اسے ساخت کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے گھر رشتہ لے کر لانا چاہتا ہوں۔ عنایا چند پل تو بس اس کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ پھر جب وہ سنبھلی تو خدائی کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس کے انداز پہ وہ کسی جھیل کے ٹھہرے پانی جیسا شانت رہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تم مجھے بتا دو میرے گھر والے کب تمہارے گھر آئیں؟ عنایا اس کی بات کا جواب تلاش کر رہی تھی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ اپنے دماغ کا علاج کراؤ اور اب دوبارہ مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ کہہ کر تیز تیز قدم اٹھا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیکن پھر ایسے کئی بار فارس نے اسے روکا اور عنایا نے تنگ آتے اسے یہ بھی بتا دیا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے اور کچھ مہینوں میں شادی ہے، لیکن جیسے فارس کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی اسی بے سروپا بات پہ مصر تھا، اور آج بھی جب اس نے عنایا کو مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلے ورنہ فارس اس کے ساتھ اس کے گھر آ جائے گا، تو عنایا کو مجبوراً اس کے ساتھ ہوٹل جانا پڑا۔ اسے شدید خوف آ رہا تھا کہ اگر یہ بات گھر پتہ چل گئی تو اس کا کیا ہوگا۔ وہ سوچ کر ہی کانپ جاتی تھی۔ ابرار بہت غصے والا تھا۔ وہ عنایا پر پوری طرح نظر رکھتا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی وہ پرانی سوچ رکھنے والا مرد تھا، جس کے لیے عورت کا پردہ جانا ضرور نہیں تھا۔ وہ عنایا کی بھی تعلیم کے سخت خلاف تھا، لیکن آغا جان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی، تو وہ کیسے اس کی اس خواہش کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ انہوں نے عنایا کا کالج میں داخلہ کروایا تھا اور ابرار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا ہی کر ڈالے، لیکن بابا کے سامنے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن اسے جیسے ہی موقع ملا وہ عنایا کو گھیر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا اور وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب ابرار نے اسے روک لیا۔ عنایا کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ عنایا کی طرف پلٹا، جو چہرہ جھکا کر کھڑی دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم کالج نہیں جاؤ، وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ عنایا میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ چہرہ ہی اٹھا لے۔ اسے ابرار سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ جنونی سا تھا بچپن ہی سے۔ وہ اپنی بہنوں اور عنایا کو باہر پھرنے لان تک جانے نہیں دیتا تھا، اور جب اس کی بات نہیں مانتی تھی تو وہ غصہ کرتا تھا، جیسے اب کر رہا تھا۔ عنایا کو لگا اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ تم جانتی ہو نا کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی تمہیں دیکھے۔ تم میری ہو تو تمہیں دیکھنے کا حق بس مجھے ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے مقابل آ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے انگلیوں کے پوروں سے عنایا کا گال چھواتا وہ مزید کانپنے لگی، حتیٰ کہ اب تو وہ نرمی سے بول رہا تھا، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ عنایا نے اپنا جواز پیش کیا تو ابرار کے لہجے میں ناراضی در آئی۔ تم نے پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ نوکری میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ تمہیں بہت خوش رکھ سکتا ہوں، اس لیے ضد مت کرو، مان جاؤ، کالج نہیں جاؤ، تم بابا کو انکار کر دو جا کر۔ عنایا اس کا چہرہ بے بسی سے دیکھنے لگی۔ اس نے بڑی ہمت سے چہرہ اوپر کیا تھا۔ پلیز مجھے میرے شوق کے لیے پڑھنے دیں، میں بس کالج تک جانا چاہتی ہوں، گریجویشن کرنا چاہتی ہوں، مجھے بس اتنی اجازت دے دیں۔ اس کی آواز میں نرمی در آئی تھی۔ ابرار اسے چند پل دیکھتا رہا، پھر وہ بولا، ٹھیک ہے۔ عنایا کو دھکا سا لگا، وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا؟ تم کر لو گریجویشن، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا۔ وہ عنایا کی طرف ہوا، اس کی کلائی کو نرمی سے اپنی گرفت میں لے کر بولا، تم ابرار آغا کی امانت بن کر اس گھر سے نکلو گی، اور میں اس امانت میں خیانت کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ اگر میں نے تمہیں کسی بھی طرح سے بھٹکے ہوئے راستے پر دیکھ لیا تو تمہیں بخشوں گا نہیں۔ تم مجھے جانتی ہو۔ وہ نرم لہجے سے اسے تنبیہ کرتا عنایا کی جان نکل چکا تھا۔ اس کی گرفت سخت ہوئی چلی گئی۔ عنایا کو لگا اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن ابرار نے اسے اسی وقت چھڑا جب اس نے انچاہا عنایا کو چھوڑ کر وہ ایک دو قدم اور اس کے قریب ہوا۔ اس کی بھیگ جانے والی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ بات بھولنا مت، وہ کہہ کر اس سے دور ہوا اور اس نے دروازے کی جانب اشارہ کر دیا۔ عنایا وہاں سے تیزی سے نکلی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اس کے بعد اکثر اپنی امی کے سامنے احتجاج کیا کرتی تھی کہ اس نے ابرار سے شادی نہیں کرنی۔
वो एक साइको इंसान है जो इस सब को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहता है। वो मोहब्बत को ज़ंजीर की तरह इस्तेमाल करता है और सबको अपना ग़ुलाम बना लेता है। लेकिन अम्मी इसकी बात पर खौफ में मुब्तला हो जाती और इसकी लबों पर हाथ रखकर सरगोशी में कहती, ये सब तुम मेरे सामने ही कह लेना, कभी भी बाकी घर वालों के सामने ये सब मत कहना, वरना क़यामत आ जाएगी। वो पागल नहीं है, बस इज्जत जाने का खौफ है इसे। आजकल का माहौल ही ऐसा है कि अबरार डरा हुआ है। वो अपनी बहनों को भी तो नहीं निकलने देता, तुम्हें तो फिर इसने कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी। इसने अपने लबों से अम्मी का हाथ हटाया। घर के बेहद पास जो कॉलेज है इसमें एडमिशन करवाया है, और आप जानती हैं इसने मेरी कलाई इतनी ज़ोर से पकड़ी थी। ये निशान देखें। इसने कलाई को माँ के सामने किया तो माँ ने निगाहें चुरा ली। अनाया, वो तुम्हारा मंगेतर है, इस घर का बड़ा है। आगा जान के बाद वही सब कुछ देखेगा। तुमने भी यूं ही जिद पाल ली है कि तुम्हें पढ़ना है। तुमने पढ़ लिख कर ही ना ही क्या है। सब कुछ तो है अबरार के पास। अनाया की आंखों में ताज्जुब डर आया। इसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने बचपन ही से ख्वाब देखा है कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। आपको याद है बाबा कहा करते थे, इनकी अनाया उस्तानी बनेगी। कितनी सादा सी ख्वाहिश थी मेरे बाप की, और मैं इसे ही पूरा करना चाहती हूँ। अम्मी की आंखें डगडगाईं। तुम्हारा बाप जिंदा होता तो तुम्हें ज़रूर उस्तानी बनाता, लेकिन अब वो नहीं है, और यही लोग हमारा सब कुछ है। इनके साथ गुजारा करना सीख लो अनाया, वरना भारत में मसला होगा तुम्हें। वो अम्मी की बात पर खामोश हो गई थी। इसके पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। इसके चारों जानिब बस अबरार था, जिसकी मोहब्बत से इसे खौफ आता था। इसका मुस्तकबिल इस मर्द के साथ कैसे होगा जो इसे बस कमरे के हद तक ही रखना चाहता है। वो ये सोचकर ही काम चाहती थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती घर पहुंचती। वो जानती थी कि 10 मिनट लेट हो जाने पर भी इसमें सवाल किए जाएंगे, और अब तो इसे घर पहुंचने में 15 मिनट लग गए थे। वो जैसे ही लॉन से गुजरती दाखिली दरवाजे को अबूर करके अंदर दाखिल हुई तो घर में अजब सात सन्नाटा छाया था। सब लोग लाउंज में ही मौजूद थे। इसके अंदर दाखिल होते ही अम्मी तेज़ी से इसके सामने आई। तुम कहाँ से आ रही हो? उनके सवाल पर वो ताज्जुब से उन्हें देखने लगी। मैं कॉलेज गई थी, वहीं से आ रही हूँ, इसने खुद को नॉर्मल रखते हुए जवाब दिया। तो इसकी ताई अम्मी जो पीछे सोफे पर बैठी थी एकदम से खड़ी हुई और तालियां बजाकर बोली, बहुत अच्छे। पूरे शहर में हमारी बदनामी करवाने के बाद ये मोहतरमा ऐसे जाहिर कर रही हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अनाया की आंखों में हैरत दोहराई। ये आप क्या कह रही हैं? इसकी बात के जवाब में ताई अम्मी कुछ कहती कि तभी उसे अकब से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, जिसने इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। वो तेज़ी से पलटी और अबरार भी चंद डग भर के इसके बिलमुकाबिल आकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी अम्मी क्या कह रही हैं। इसने अनाया को बाजू से जकड़ा। वो कसमसाई अबरार से दूर होने की कोशिश की, लेकिन अबरार इसकी हर कोशिश को नाकाम करता हुआ इसे अपने साथ घसीट कर कमरे की जानिब ले जा रहा था। इसने मदद तलब निगाहों से लाउंज में बैठे हर शख्स को देखा, लेकिन कोई भी इसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा था। ताया अब्बू बिल्कुल साकत बैठे चेहरा झुकाए हुए थे। इनकी गोद में इनका मोबाइल रखा था, और स्क्रीन पर जो कुछ वो अभी देख कर हटे थे, इस चीज़ ने इन्हें पत्थर कर दिया था। तभी वो अनाया की मदद के लिए भी खड़े नहीं हो सके थे। अबरार इसे घसीट कर अपने कमरे में ले गया था। इसे बेड पर ढक फेंक कर इसने दरवाजे को बंद किया। अनाया जल्दी से खड़ी होकर इसके सामने आई। मैंने क्या किया है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वो रोने लगी थी। तभी इसने अबरार को अपनी पैंट से बेल्ट खोलकर निकालते देखा तो अनाया ने खौफ के ज़ेर असर सर को नफ़े में हिलाया। वो पीछे कदम हटाने लगी। चंद कदमों के बाद ही वो दीवार से जा लगी, और अबरार आंखों में वहशत लिए इसके करीब आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी आवारागर्दी की खबर मुझे कभी नहीं मिलेगी। तुम लोगों से जाकर होटल में मिलती हो ना। जाने कब से मेरी आंखों में यूं ही धूल झोंक रही थी। तुम कॉलेज के नाम पर पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मारती थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि ना जाने कैसे मेरे दोस्त ने तुम्हें वहाँ देख लिया था, जबकि तुम्हारे इस यार ने तो मुकम्मल तैयारी की हुई थी। तुम्हारे लिए पूरा होटल ही खाली करवा लिया। वो इस्तेहज़ा से कहता इसके करीब तर हो गया था। अनाया के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी।
وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے تمام الفاظ گم ہو گئے تھے۔ ابرار نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر چند انگلیاں چلانے کے بعد اس نے موبائل کی اسکرین عنایا کے سامنے کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ دانتوں پر دانت جما کر عنایا کے بالوں کو دبوچ کر اسے سوال کر رہا تھا۔ عنایا ڈبڈبائی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے چہرے کو اوپر کیا۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں اس سے ملنے نہیں گئی تھی۔ یہ ایک آوارہ انسان ہے جو میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ میں اس سے پیچھا چھڑانے جاتی تھی۔ یہ مجھے ڈراتا دھمکاتا۔ میں نے آپ کو یہ سب اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ مجھ پر شک کریں گے اور میرا کالج جانا بند کر دیں گے۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ میری بات کا یقین کریں۔ وہ ابرار کے پیروں میں گرنے کو ہو رہی تھی۔ ابرار کا بیلٹ والا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا تھا۔ وہاں گرفت مضبوط تھی، وہ اسے جھکنے کو بھی نہیں دیتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے عنایا کو اپنے سامنے کیا تو وہ بالوں کو کھینچنے کی وجہ سے سسکاری۔ تم کہانیاں اچھی بنا لیتی ہو، لیکن تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مجھے تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ میں آج پہلے تمہاری چمڑی ادھیڑوں گا، پھر اس کے بعد آج ہی میں تم سے نکاح کروں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ ابرار آغا کو دھوکہ دینے کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے۔ تم ہر روز میرے جنون کو بھگتو گی۔ تمہاری باقی کی زندگی تمہارے اس آج کی آوارہ پن کی وجہ سے عذاب بن کر رہ جائے گی۔ عنایا خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ نہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ میری باتوں کا یقین کریں۔ وہ روتے ہوئے مزید کچھ کہتی کہ اس کے منہ سے بلند باگ و چیخ برآمد ہوئی کیونکہ ابرار اسے گھسیٹ کر بیڈ پر لے گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں لپٹا بیلٹ اونچا کیا اور اس کی کمر پر مارنے لگا۔ وہ درد سے تلملا رہی تھی، چیخ چیخ کر باقیوں کو پکار رہی تھی کہ کوئی دروازہ کھول کر اس کی مدد کے لیے آئے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا سوائے اس کی امی کے، جو دروازہ پیٹ پیٹ کر ابرار کی منتیں کر رہی تھیں کہ وہ ایک بار دروازہ کھول دے، ان کی عنایا کو معاف کر دے۔ لیکن ابرار رکا نہیں تھا۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا تو اس نے فرش پر تھوکا، بیلٹ کو پھینکا اور ایک منتظر نگاہ عنایا پر ڈالی۔ میں ابھی 30 منٹ بعد آؤں گا، ہمارا آج ہی نکاح ہوگا۔ تم تیاری کر لو، باقی کا عذاب میں تم پر تمہیں اپنی بیوی بنا کر نازل کروں گا۔ وہ کہہ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو امی بھاگ کر اندر آئیں۔ انہوں نے نڈھال سی ہوتی عنایا کو بیڈ پر بکھرے دیکھا تو وہ اس کی طرف آئیں، اسے اپنی گود میں کیا، اس کے بالوں کو سنبھالا تو اس نے تکلیف سے بھری آنکھوں سے اپنی امی کو دیکھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ مجھے مرنے بھی نہیں دے گا۔ وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ امی نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لی تھی۔ وہ آغا جان کے پاس گئی تھی، ان کی منتیں کی، اپنا دوپٹہ ان کے پیروں میں ڈال دیا تھا، لیکن وہ ساکت جامد بیٹھے کسی پتھر کی مورت لگنے لگے تھے جن پر امی کی ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی دہائیوں کا کوئی۔ تھوڑی دیر میں ابرار مولوی اپنے چند گواہوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ایک بے تاثر نگاہ سامنے کھڑی تمام لوگوں پر ڈالی اور اب لوگوں عنایا کو تیار کریں۔ وہ حکم صادر کرتا اپنی بہنوں اور ماں کو کہنے لگا۔ بعد میں اپنے عقب میں موجود مولوی صاحب اور لوگوں کو بیٹھنے پر اشارہ کر چکا تھا۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ گھر کی تمام عورتیں ابرار کے کمرے کی جانب گئی تھیں جہاں پر عنایا تکلیف سے روئے چلی جا رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ جب اسے کی تائی امی تیار کرنے لگی تو وہ ان کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ اس کی کمر میں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اس میں چلنے تک کی بھی سخت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے وجود کو سنبھال کر بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنی تائی امی سے التجا کی وہ یہ ظلم نہ کریں، ابرار اسے جان سے مار دے گا۔ اس کی التجا پر تائی امی نے نفرت سے کہا، جو گل تم کھلا رہی تھی اس کے بعد تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا تمہیں اپنے نام دے رہا ہے۔ خاندان کی عزت کی بات نہ ہوتی تو تمہیں جس گن کو میں کبھی قبول نہ کرتی، نہ جانے کتنے مردوں کی تسکین کا ذریعہ رہی ہو تم، اور اب تم جیسے کلنک کو میرا بیٹا اپنے ماتھے پر سجائے گا، صرف اس لیے کیونکہ تم اس کے مرحوم چچا کی بیٹی ہو، اس کے بعد اب کی لاڈلی بھتیجی۔ اس لیے اب اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا، ورنہ میں ابرار کو دوبارہ بلا لوں گی
वो फिर आकर तुम्हें बताएगा कि वो तुम्हें सीधा करने के लिए और क्या कुछ कर सकता है। ताई अम्मी की बात पर जहाँ वो तड़पी थी वहीं आखिर में अबरार के जिक्र पर वो सहम गई। इसने सर शिद्दत से ना में हिलाया। ताई अम्मी, आप अबरार को मत बुलाइएगा। ताई अम्मी ने जवाब में कहा, तो फिर चुपचाप बैठी रहो। जो हो रहा है इसे अल्लाह की गनीमत समझो। वो तुम्हें रुसवाई से बचा रहा है। इसके बाद अनाया के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। उसे सफ़ेद फराक पहनाया गया, बालों को इसकी कज़न ने संवार दिया था। थोड़ी सी क्रीम और आंखों में सुरमा डालने के बाद इसके चेहरे पर शकून का दुपट्टा डाल दिया गया। वो बेड पर बेजान गुड़िया की तरह बैठ गई थी। कुछ देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मौलवी साहब बाहर थे। वो अंदर दाखिल हुए। औरतें पीछे हट गईं। मौलवी साहब अनाया के पास बैठे। वो अभी अनाया से कोई बात करती कि बाहर बहुत से कदमों की चाहत होने लगी। वो अचानक से शोर सा कम हुआ। कमरे में मौजूद ख़वातीन घबराईं। ताई अम्मी भागकर दरवाजे से बाहर निकली। रेलिंग पर रुक कर उन्होंने बेसाख्ता चीख मारी थी क्योंकि नीचे फारिस चौधरी अपने गार्ड्स के साथ खड़ा था। इसने अबरार को माथे पर बंदूक रखा हुआ था। अबरार सोफे पर जरा सहमा सा बैठा था। फारिस चौधरी की एक टांग सोफे पर थी और दूसरी इसके माथे पर बंदूक तान कर इसे खूंखार निगाहों से देख रहा था। मैंने इसे कहा था कि वो सिर्फ मेरी है। इसका नाम अगर किसी के साथ जुड़ेगा तो वो सिर्फ मैं होऊंगा। लेकिन वो नहीं मानी और चुपके से तुमसे निकाह करने लगी। मैंने इसे ये भी कहा था कि मैं इसकी शादी में आऊँगा और उसे जीत कर लेकर जाऊँगा। फिर देखूँगा कि कौन मुझे इससे दूर करेगा। निकाह तो आज यहाँ होकर रहेगा, लेकिन तुम्हारा नहीं, मेरा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़े हो जाओ, वरना जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूँगा तुम्हारी साथ पुश्ते भी इस तकलीफ को भुला नहीं पाएंगी। ये सब इतना अचानक हुआ कि अबरार को संभलने का मौका नहीं ना मिला। आगा जान खुद घबरा गए थे। रैकिंग पर खड़ी अनाया की ताई अम्मी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई। उन्होंने फारिस चौधरी के सामने हाथ जोड़े। मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। तुम जो कहोगे हम करेंगे। फारिस ने गर्दन मोड़कर इन्हें देखा और सर को हिला दिया। फिर इसने अबरार को देखा और आंखों से इशारा किया कि वो जाकर कोने में चुपचाप खड़ा हो जाए। फारिस चौधरी के पीछे होते ही अबरार की अम्मी अब्बू इसके पास गए। उन्होंने अबरार को सोफे से उठाया और इससे लेकर वो दोनों जिस तरफ फारिस चौधरी ने इशारा किया था उस कोने में जाकर खड़े हो गए। गार्ड्स इन्हें घेर चुके थे। मौलवी साहब और गवाह सभी घबरा गए थे, लेकिन अब यहाँ से बाहर किसी को भी निकाह से पहले जाने की इजाज़त नहीं थी। वो जब बलाई मंजिल पर मौजूद कमरे में दाखिल हुआ तो अनाया, जो बाहर होने वाले शोर की वजह से खड़ी हो गई थी, सामने फारिस गाजी को मौजूद देखकर कांप गई। इसे लगा जैसे वो एक कुएं से बचकर दूसरे खाई में जाकर गिरेगी। अब फारिस आ गया था। वो खौफ से पीछे कदम उठाती दीवार से डरा लगी थी। फारिस भी कदम कदम चलता इसके मुकाबिल आया। इसकी रोई रोई आंखों में वो बेहद सर्द महरी से देखते हुए इसके जबड़े को नरमी से दबोच कर इसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें जीत कर रहूँगा। फिर इसने मौलवी साहब का इशारा किया और वो अनाया को अपने सामने बेड पर बैठा चुका था। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू कर दिया था और वो कुछ देर में अनाया से अनाया फारिस चौधरी हो गई थी। निकाह के होते ही फारिस ने आगे बढ़कर अनाया को कलाई से पकड़ा और एक झटके से बेड से खड़ा किया। इसकी अम्मी इसके पास आने लगी। वो भी अपनी अम्मी ही को ढूंढ रही थी, लेकिन फारिस इसे घसीटकर अपने करीब कर चुका था। अब से तुम्हारा इस घर के तमाम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम आज यहाँ से जब निकलोगी तो इन सबको भूल कर निकलोगी। वो इसे कहकर संभलने का मौका दिए बगैर अपने साथ खींचता हुआ कमरे से निकल गया। सीढ़ियों को अबूर करने के बाद वो जब लाउंज में पहुंचा, इसके ने एक फातिहाना निगाह अबरार पर डाली और फिर इससे निगाह से अनाया को देखा। वो ये बताना चाह रहा था कि वो जीत चुका है और अबरार इसे सुलगती निगाहों से देख रहा था। जिन गवाहों को अबरार बुला कर लाया था, इनमें से एक दोस्त भी थे। इसकी तो पूरे शहर में बेइज्जती हो गई थी। फारिस चौधरी के जाने के बाद अबरार गुस्से से पागल होता घर की चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगा। ताई अम्मी अनाया की अम्मी को बातें सुनाने लगी। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। तुमने इसे बेजान लगाम दी है। इतना कहकर वो पलटी और उन्होंने अपने शौहर को देखा। मैं आपको कहती रह गई कि इसका पन्ना लिखना इतना भी क्या ज़रूरी है, लेकिन आप नहीं माने। अब देख लिया नतीजा। पूरे शहर में हम बदनाम होकर रह गए हैं। इस लड़की ने हमें किसी भी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पूरे ख़ानदान में हमारी इज्जत दो कौड़ी की हो गई।
अनाया की अम्मी ज़ारो कतार रोने लग गई। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इनकी बेटी के साथ ये सब अचानक से क्या हो गया। वो कौन था जो इसे यूं उठाकर ले गया, इनके ही घर में घुसकर इनकी बेटी से निकाह किया और फिर इसे अपने साथ ले गया। इसकी कही गई बातें अभी तक अनाया की अम्मी के कानों में बाज गश्त कर रही थी। क्या अब वो बाकी की सारी उम्र अपनी फूल सी बच्ची का चेहरा देखने के लिए तरसती रहेंगी? दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे, लेकिन इन्हें अपनी बेटी पर पूरा एतबार था। उसने कोई गलत काम नहीं किया होगा, लेकिन अगर अब वो चीख चीख कर भी बताएं फिर भी कोई इनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए वो खामोशी से एक कोने में बैठी रोए जा रही थी और अबरार हाँफता हुआ अपने बालों को मुट्ठियों में दबोच चुका था। मैं इस अनाया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ इसने मेरे साथ किया है, इस सब की इसे भरपाई करनी होगी। मैं देख लूंगा इसे और इसके इस शौहर को भी। इसने ये बात ज़ेरे लब कही थी। फिर वो बड़े बड़े डग भरता अपने कमरे में जाकर बंद हो गया था। ये वजह थी इन जख्मों के जो इस नाजुक सरापा की कमर पर मौजूद थे। फारिस चौधरी अनाया की मुकम्मल कहानी सुनने के बाद जैसे सकते में चला गया था। इसने नहीं सोचा था कि इसकी ये गलती अनाया पर इस कदर भारी हो जाएगी। अनाया की आंखों में अभी भी नमी के साथ साथ तकलीफ थी। फारिस को समझ नहीं आई कि वो क्या कह कर अपनी सफाई पेश करे। इसने धीरे से आगे बढ़कर अनाया को शानों से थामा और इसे बेड पर बिठा दिया। वो खुद घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया था। इसने अनाया के घुटनों पर अपने भारी हाथ रखे और बेहद मध्यम लहजे से इसकी भीगी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये गलती तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर देगी। मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कज़न इस कदर पागल है। अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं पहले दिन ही तुम्हें इस घर से निकाल लेता। लेकिन अब तुम बेफ़िक्र रहो, तुम चौधरी फारिस की बीवी हो। कोई तुम्हें इस हवेली में आँख उठाकर भी नहीं देखेगा। और जहाँ तक बात तुम्हारे इस कज़न की है, इसको मैं खुद देख लूँगा। तुम्हारे ज़ख्मों का बदला अब मैं लूँगा। उसने ये कहने के बाद धीरे से अनाया के कपकपाते हाथ अपने बड़े बड़े मर्दाना हाथों में थाम लिए। अनाया एक बार फिर से रोने लगी। फारिश फारिस फर्श से उठकर इसके पहलू में बैठ गया। इसने हाथ बढ़ाकर अनाया को अपने सीने में भींचना चाहा, तो अनाया ने मज़ाहमत नहीं की। वो इसके सीने में चेहरा छुपाकर इसकी कमीज़ को पुष्ट से अपनी मुट्ठियों में जकड़कर दिल खोलकर रो रही थी। और फारिस बैठा इसका एक एक आंसू गिन रहा था। वो एक एक बात का बदला लेगा, इसने ठान ली थी। अनाया काफ़ी देर तक इसके सीने से लगी रोती रही थी। फिर फारिस ने इसे धीरे से अपने साथ किया, इसकी भीगी भीगी आंखों को पोंछा और मोहब्बत से इसके माथे पर लब रखकर वो बोला, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तुम अभी आराम करो। वो कहकर अनाया का गाल थपक कर कमरे से निकल गया था। इसके जाने के बाद कुछ देर में फारिस चौधरी की छोटी बहन कमरे में दाखिल हुई। इसे फारिस ही ने भेजा था। वो आगे बढ़कर अनाया के पास बैठ गई। इसने अनाया के दोनों हाथ पकड़े और मोहब्बत से बोली, अब आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मेरा भाई बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत खुश रखेंगे। अब कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जब फारिस वापस आया तो उसके साथ लेडी डॉक्टर थी, जिसने अनाया को अच्छे से मुआयना किया, इसके जख्मों पर मरहम लगाई और इसे आराम करने की ताकीद कर कर वो फारिस चौधरी को कुछ मेडिसिन लिखकर देकर चली गई। फारिस की बहन आज अनाया के पास ही रुकी थी। वो दोनों इस फूलों से सजे कमरों में मौजूद थी और फारिस खुद मुंतशिर वजूद के साथ लाउंज में चक्कर काट रहा था। इसने अनाया को तो कह दिया था कि लेकिन वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। इसका ज़मीर इसे झंझोड़ रहा था। इसकी वजह से एक मासूम लड़की को इतनी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी थी। काश इससे पहले पता चल जाता कि अनाया इस तरह के जानवरों में रह रही थी, तो वो पहले ही कुछ ऐसा करता कि अनाया को ये सारी तकलीफ बर्दाश्त न करनी पड़ती। पर अभी भी देर नहीं हुई थी। वो इस अबरार आगा को नहीं छोड़ेगा। इसने दिल में ठान लिया था। इसे फारिस चौधरी की महल नुमा हवेली में रहते हुए 2 हफ्ते हो गए थे और अब वो काफ़ी हद तक बेहतर महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही इसके असाब बहाल हुए, इसे अपनी अम्मी की फिक्र सताने लगी। वो जानती थी कि इसके यूं घर से निकल जाने पर इसकी अम्मी ज़िंदगी वहाँ पर महाल हो गई होगी। इसने जब अपनी ये परेशानी फारिस के सामने जाहिर की तो इसने
बेहद लिसान से जवाब दिया, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी अम्मी को भी वहाँ से निकलवा लूँगा। वो अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसने ये कहकर अनाया को मुतमईन कर दिया था। अनाया इतना तो जान गई थी कि इसके सामने खड़ा ये मर्द बेहद मजबूत है। इसकी बहादुरी के किस्से इसकी बहन अनाया को अब अक्सर सुनाती रहती थी कि कैसे इसने अपने माँ बाप के पूरी जायदाद को संभाला, अपनी छोटी बहन को पाला और आज वो इस कदर मजबूत है कि कोई भी आंधी इसे गिरा नहीं पाती। जितना अपने किए का पछतावा फारिस चौधरी को हो रहा था, इतना ही अनाया को अपनी इन तमाम बदतमीजियों को याद करके होता रहा था कि इसने फारिस को क्या कुछ नहीं कहा था, इसने कितनी बदतमीजियाँ की, वो इसके बारे में क्या कुछ सोचती थी। वो इसे जानवर समझती थी, लेकिन दर हकीकत वो तो फरिश्ता था जिसने इसकी जान बचा ली थी। वो सोचती एक थी कि वो फारिस से माफ़ी मांगेगी, लेकिन अभी हालात साजगार नहीं थे। इसे अपनी अम्मी की परेशानी खाए जा रही थी। वहीं फारिस भी अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी कर रहा था। वो एक बार फिर अबरार से मिलेगा और इनके घर से अनाया की अम्मी को लेकर आएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जिस दिन वो अबरार के घर पहुंचा, वहाँ पे बड़ा सा ताला इसका मुंह चढ़ा रहा था। इर्द गिर्द के लोगों से पूछने पर इसे मालूम हुआ कि अबरार और उसका खानदान ये शहर छोड़कर चले गए हैं। फारिस चौधरी मुताजिब हुआ। इसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये ज़रूर अबरार की कोई चाल है। वो जानता था कि अनाया ज़रूर अपनी अम्मी के बारे में फारिस को बताएगी और फारिस इसकी अम्मी को यहाँ से लेने के लिए आएगा। इसलिए इसने अपनी तरफ से चाल चल दी थी और जो फारिस ने सोचा था वो 100% सच हुआ। इसे शाम ही में एक नंबर से कॉल आई। दूसरी जानिब से अबरार की आवाज़ आती थी। वो इसे कह रहा था, तुमने अब मेरी इज्जत नीलाम की है, अब मैं तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगा। तो अनाया को कहोगे कि वो अदालत में तुम्हारे खिलाफ केस करेगी कि तुमने ज़बरदस्ती से शादी की है। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने बंदूक की नोक पर इसके साथ पहले ज़बरदस्ती की और फिर इससे निकाह किया। इसकी इज्जत के साथ साथ हम सबकी भी इज्जत को नीलाम किया है। वो ये सारा बयान अदालत में खड़े होकर कहेगा और इसी सूरत में इसकी अम्मी जान की जान बख्शी जाएगी। और अगर इसने ऐसा ना किया तो मैं इसकी अम्मी को जान जान ले लूँगा। इसकी बात पर फारिस चिल्लाया, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब से इब्रार पुकारा, लेकिन मैं तुमसे दुश्मनी करना चाहता हूँ। मेरी इज्जत नीलाम हुई है और जब तक मैं तुम्हारी इज्जत तार तार नहीं कर दूंगा, तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फारिस ने इसे वार्न करते हुए कहा, तुम बहुत पछताओगे, तुम नहीं जानते कि तुम आग से खेल रहे हो। इसकी बात पर अबरार अजीब से अंदाज में हंसने लगा। तुम किसी और को डराना, मैं अब डरने वाला नहीं हूँ, इसने कहकर कॉल काट दी। जब अनाया को यही बात पता चली तो वो साकत रह गई। मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो रोते हुए बोली थी। बेशक माजी में हालात जो भी रहे हैं, लेकिन फारिस चौधरी ने इसकी जान बचाई थी और अब वो इसके साथ ये सब कर नहीं सकती थी। लेकिन इसकी अम्मी की जान को खतरा था। वो जानती थी कि अबरार किस हद तक पागल इंसान है। फारिस चंद पल इसे खामोशी से देखता रहा, फिर इसने आगे बढ़कर अनाया के दोनों गालों पर अपनी हथेलियां रखी और नरमी से बोला, तुम मेरा खिलाफ वो सब करो जो अबरार चाहता है और मैं वो करूँगा जो मैंने सोचा है। अनाया की भीगी आंखों में ना समझी दर आई थी, लेकिन वो खामोश रही। अबरार ने फारिस को एक दिन का वक्त दिया था कि वो अनाया के जवाब का इसे बताए। इसने कहा कि अगली बार भी वो खुद ही कॉल करेगा। फारिस इसका नंबर ट्रेस करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि इस जिस नंबर से इसने पहले कॉल की थी वो अब बंद था और फारिस को भी इसकी दोबारा कॉल का ही इंतज़ार था और वो अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी करके बैठा था। वो सुबह सादिक उठकर ऑफिस चला गया था। वहाँ पर इसकी पूरी टीम मौजूद थी जो अबरार ही की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। फारिस जानता था कि वो दिन में किसी भी वक्त इसे कॉल कर लेगा, इसलिए वो सब बैठे अबरार की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। दोपहर बासी होने के वक्त फारिस का मोबाइल गूंजा था। इसने बेताबी से स्क्रीन को सामने किया और फिर अपनी पूरी टीम को इशारा कर दिया। इसके कॉल ओके होते करते ही फारिस के सामने बैठे इसके आदमी ने इसे इशारा किया था कि वो लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं। फारिस को बस किसी न किसी तरह इस कॉल को लंबा खींचना था ताकि इसकी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा अबरार की प्रेस का वक्त मिल सके और इसने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की थी। वो पहले इसके साथ बहस करता रहा, फिर इसने अनाया का जवाब इसे बताया तो अबरार बेसाख्ता हंस दिया। मैं जानता था वो मान जाएगी, अब तुम अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो। फारिस ने जवाब में कहा, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि खुद को मुझसे दूर रखो, मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ दूंगा।
ابرار اس کی بات پر نفرت سے بولا، اب باری تمہاری ہے، تم ہی فارس کی۔ آدمی نے جوش سے سرکش جنبش دی تو فارس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کام ہو چکا تھا، اب ابرار بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب وقت اس سے ملنے کا تھا۔ ابرار اسی شہر میں موجود تھا، اس نے خود ہی اس خبر کو پھیلایا تھا کہ وہ لوگ شہر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے دوست کے فارم ہاؤس میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا اور اس وقت بھی وہ لاؤنج میں موجود تھا، اور اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ فارس چودھری کے گارڈز اور پولیس اسے فارم میں احاطہ کر چکے ہیں۔ جو جال اس نے فارس چودھری کے لیے بچھایا تھا وہ اب خود ہی اس میں پھنس چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اپنی فتح پر خوش ہونے کا سوچ رہا تھا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دھیرے سے چونکا، صوفے سے کھڑا ہو کر وہ پر سوچ انداز میں داخلے دروازے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے تھے، اور جب اس نے دروازے کو کھولا تو اس کی دنیا ہی ہل کر رہ گئی تھی۔ سامنے فارس چودھری ہاتھ میں پستول لیے ابرار بے ساختہ پیچھے ہوا، اس کا پیر الجھا، وہ فرش پہ گر گیا، فرش پہ ہی وہ گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہوتا دیوار سے لگ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ فارس یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس کی نگاہیں اس پستول پر تھیں جو فارس نے اٹھا رکھی تھی۔ تبھی اس نے فارس کے پیچھے سے پولیس کو اندر آتے دیکھا۔ فارم ہاؤس میں ہونے والے شور سے گھر کے باقی لوگ بھی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ ایک بار پھر سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے تائی امی کو اپنے نرغے میں لے کر ان سے عنایہ کی امی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کانپتی ہوئی انگلی سے لاؤنج کے آگے بنے کمرے کی جانب اشارہ کر دیا۔ پولیس اس کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی اور فارس پنجوں کے بل ابرار کے سامنے بیٹھا اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، جو کھیل تم نے میرے ساتھ کھیل رہے تھے، اس کھیل کو کھیلنے کے لیے تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو اور یہ تمہیں جلا دے گی، اور اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ تم پوری زندگی جیل میں سڑو گے، تمہارا باپ یا تمہاری 7 نسلیں بھی تمہیں جیل سے نہیں نکلوا سکیں گی۔ تمہیں اب پتہ چلے گا کہ فارس چودھری سے الجھنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ دانتوں پر دانت جما کر پوری قوت سے ابرار کے جبڑے پر پستول کا پچھلا حصہ مار چکا تھا۔ خون کا ایک فوارہ ابرار کے منہ سے پھوٹا اور اس کی کراہیں لاؤنج میں گونجنے لگیں۔ پھر فارس نے 2-3 لاتیں اس کے پیٹ میں رسید کی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابرار کو یہیں زندہ دفن کر دے۔ عنایہ کی کمر کے نشان اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ اس شخص کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود پر لاک ضبط کیا۔ اس نے عنایہ کے ساتھ اپنی ایک خوبصورت زندگی گزارنی تھی، اور اس جیسے کیڑے کو مار کر وہ اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ابرار کو پولیس کے حوالے کر دیا اور وہ عنایہ کی امی کو لے کر اپنی حویلی میں لوٹ گیا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے اپنی امی کو دیکھا تو وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی امی اس کے سامنے موجود ہیں۔ وہ اپنی امی کو بلہانہ چومتی ہوئی ان سے لپٹ گئی تھی، تبھی اس کی نظر عقب میں کھڑے فارس چودھری پر پڑی۔ ان دونوں کو ایک پل کے لیے نگاہیں ملی تھیں، پھر فارس اوپر اپنے کمرے میں جانب بڑھ گیا تھا۔ عنایہ کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا جب تک وہ کمرے میں داخل نہ ہو گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس نے اس مرد سے معافی مانگنی ہے اور اس کی محبت کو قبول کر لینا ہے۔ عنایہ کی امی کی حویلی میں آ جانے کے بعد فارس کو لگا کہ عنایہ اسے مکمل طور پر بھول چکی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی نہیں تھی، بس اپنی امی کی فارس کی چھوٹی بہن میں الجھی رہا کرتی تھی، اور فارس چودھری کو ناداستہ اس کی ان حرکتوں سے جیلسی فیل ہو رہی تھی، لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اگر عنایہ اس کے قریب نہیں آ رہی تو وہ بھی نہیں جائے گا۔ وہ کرتی رہے اسے اگنور، اب وہ بھی عنایہ کو اگنور ہی کرے گا۔ اس شام وہ تھکا سا آفس سے رات کے حویلی لوٹا تھا۔ حویلی میں خاموشی پھیلی تھی۔ چھت پر لگا قانون وہ بوجھل قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے تک پہنچ چکا تھا۔ آج پھر وہ دونوں اجنبیوں کی طرح ایک ہی بیڈ پر کروٹیں موڑ کر لیٹیں گے۔ وہ عنایہ کے قریب جانا چاہتا تھا، لیکن عنایہ کی طرف سے کوئی بھی پیش قدمی نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو روکے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب اس کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے عنایہ کو تکلیف پہنچے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کی طرح نیم ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہوا تو ساکت رہ گیا۔
वो मुंतहिर निगाहों से पूरे कमरे को देखने लगा, जिसमें मोमबत्तियां जल रही थीं। बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं। इस बेड पर एक बार फिर से सेज सजी थी और इसकी दुल्हन काली सिल्क की साड़ी को जेबतन किए अपनी घनी जुल्फों को खोलकर कमर पर बिखेरे गहरी सी आंखों में हया को समेटकर इसके सामने खड़ी थी। मोमबत्तियों की जर्द रोशनी से सामने खड़ी मोम गोड़िया भी ढक रह गई थी। इसकी पलकें लर्ज रही थी। फारिस चौधरी ने एक भरपूर निगाह इसके सरापे पर डाली और फिर वो कदम कदम चलता इसके मुकाबिल आ खड़ा हो गया। इसने हाथ बढ़ाकर अनाया की ठोड़ी को थाम कर इसका चेहरा ऊपर किया। वो इसकी सी आंखों में झांकने लगा और अनाया धीरे से आगे बढ़ी और फारिस के सीने से लग गई। मुझे माफ़ करने में हर रोज़ आपसे माफ़ी मांगने का सोचती थी, लेकिन मैं अल्फाज और हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने आपसे हमेशा बदतमीजी की, आपको ना जाने क्या कुछ कहा। इस दिन अगर आप ना आते तो मैं आज भी इसी जहन्नुम को झेल रही होती, इस मर्द की मारे खा रही होती जिसने कभी भी मुझे इज्जत नहीं दी थी। मुझे लगता था कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन आपने मुझे गलत साबित करके मुझे मेरी ही निगाहों में गिरा दिया है। मैं आपसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं रही। शायद इसीलिए मैं आपसे दूर रहती हूँ कि मैं आपके इस मुंह से आपके सामने आऊँ। मैं कैसे आपको बताऊँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। फारिस को अपने कानों पर यकीन नहीं आता था। वो तो सांस तक लेना भूल गया था कि कमरे में बिखरे गुलाबों की खुशबू इसके दिमाग में धीरे धीरे खुमार की तरह बढ़ने लगी। वो नाजुक मोम गुड़िया इसके सीने से लगी इसकी धड़कनों को सुन रही थी, जो मध्यम मध्यम चल रही थी। अनाया की खूबसूरत आवाज़ फारिस के कानों में गूंज रही थी और इसे लगा कि इसे आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ इसने आज तक नहीं सुनी होगी। इसने धीरे से अपनी बाहों को अनाया के गिर्द फैलाया लिया, तो फिर इसने अनाया का चेहरा ऊपर किया और मोहब्बत से इसे देखते हुए वो बोला, मैं माजी को भूल चुका हूँ और मैं तुमसे भी यही चाहूँगा कि तुम अब भी अपने पिछले दिनों को दोबारा याद करके खुद को अजियत में मुब्तला ना करो। वो सब तुम्हारा माजी था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तुम्हारा हाल मैं हूँ और मुस्तकबिल भी। अगर तुम मुझे कबूल करो तो। और अनाया ने इसकी बात जवाब में अपना चेहरा इसके फ्राक सीने में दोबारा से मुंतखब कर लिया। मुझे कबूल है। इसने ये बात 3 बार कही तो फारिस चौधरी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो इसे अपने सीने से लगाए बेड पर ले आया था। इसे बेड पर बिठाने के बाद वो खुद इसके सामने बैठा और शरारत से बोला, तो यानी आज आपने मुझे दिल से कबूल कर ही लिया। अनाया ने हया से सरजर जुम्बिश दी तो इसे फारिस चौधरी के लहजे में अफसोस सुनाई दिया। अगर तुम मुझे पहले बता देती कि आज तुम्हारा ये सब करने का इरादा है तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी रहनुमाई भी लाई कर आता, ताकि रस्में पूरी होती और हम फिर से एक नए रिश्ते में मफरूर की उंगलियों वाले हाथ को अपने हाथ में थाम लिया था। बताओ तुम्हें रहनुमाई में क्या चाहिए? इसकी बात पर अनाया कोई देर तो खामोश रही। फिर इसने अपनी खुमदार पलकों को उठाकर मोहब्बत से फारिस चौधरी को देखा। इसके दोनों हाथों को थाम कर इसने फारिस को हथेलियों में अपना चेहरा छुपाकर धीरे से कहा, मुझे रहनुमाई में आपकी मोहब्बत चाहिए। आप मुझसे वादा करें कि आप हमेशा मेरे रहेंगे। फारिस नरमी से मुस्कुराते हुए एक बार फिर से इसे अपने सीने में भींच कर इसके जुल्फों पर को समेटता इसके माथे पर लब रखकर बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा और तुम सिर्फ मेरी रहोगी। इसके लम्स पर अनाया की बेसाख्ता आंखों को मींच लिया था। कमरे में जलती मोमबत्तियों की रोशनियां बढ़ गई थी। गुलाब की महक कमरे में फैलती हुई इनके सांसों में घुलने लगी और चांद जो खिड़की से